हमारी यूपीएससी की जो पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का 2017 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर को देख लिया है। अभी हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस स्टार्ट कर रहे हैं, उसका आज पेपर 2017 का देखेंगे। 2017 में टोटल पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 21 क्वेश्चन आए थे, जिसको हम 2 पार्ट में देखने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस पीडीएफ में आपको क्वेश्चन के साथ में उसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन और साथ में उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी वर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट की तो बात करेंगे ही करेंगे, प्लस साथ ही ये भी देखने का कोशिश करेंगे कि कौन ट्रिक लगाकर भी हम क्या क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या, यदि हमें किसी बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ कन्फ्यूजन है एग्जामिनेशन हॉल में, तो बेसिक सा नॉलेज होने पर भी ये जो ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं उनको भी क्या सॉल्व किया जा सकता है। ये कुछ चीज़ों पे हम गौर करते हुए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो इस पार्ट में हम सिर्फ 10 क्वेश्चंस को डील करेंगे, अगले पार्ट में बचे हुए 11 क्वेश्चन को देखेंगे। और इस साल के क्वेश्चंस बेसिकली बहुत ईजी से थे। आपको 2017 में जो 21 क्वेश्चन आए थे उसके लगभग 17 से 18 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप लक्ष्मीकांत को पढ़कर कर सकते थे। तो अभी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उसमें नॉमिनेशन पेपर कौन कौन फाइल कर सकता है। पहले एनी रेसिडिंग इन द इंडिया, मतलब जो भी भारत में रह रहा है कोई भी व्यक्ति वो क्या कर सकता है क्या। तो कुछ तर्क लगाओ, दिमाग लगाओ कि कोई यदि बाहर से व्यापार करने भारत में आया, कोई कंपनी वाला है, तो वो क्या 1 साल 2 साल 3 साल के लिए रहेगा फिर चला जाएगा, तो क्या ऐसे बंदे को लोकसभा का चुनाव लड़ने देना चाहिए। लॉजिक है नहीं, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट में काम करेगा, या कुछ गलत करेगा तो देश छोड़ के भाग जाएगा, उसको हम पकड़ भी नहीं पाएंगे बाद में। तो इस तर्क से पहला वाला हम एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आर रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच इलेक्शन इज टू बी द कंटेस्टेड। अच्छा, ये बोल रहा है कि जिस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाला है वहाँ का जो भी निवासी है सिर्फ वही नॉमिनेट फाइल कर सकता है। तो हम यहाँ पे अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। मोदी जी जो हैं वो गुजरात से आते हैं, लेकिन वो एमपी हैं यूपी के बनारस से। वहाँ के रेसिडेंट तो नहीं है, लेकिन वहाँ से एमपी बने हुए हैं। और ऐसे ही एक एमपी जो होता है, एक बंदा 2 जगह से नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। यदि एक बंदा 2 जगह से नॉमिनेशन फाइल कर रहा है तो ये वाला ऑप्शन जो है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक बंदा 2 जगह से रेसिडेंट होगा, 2 जगह से इलेक्टोरल रोल में उसका नाम नहीं हो सकता ना, एक ही जगह इलेक्टोरल रोल में नाम हो सकता है, बट वो 2 जगह से नॉमिनेशन फाइल कर रहा है, तो इस हिसाब से दूसरा लॉजिक भी खत्म। तीसरा है कि कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर इन द इलेक्टोरल रोल। हाँ, मतलब कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक हो, पहला चीज़, और दूसरा हो कि मतदाता सूची जो भी इलेक्टोरल रोल में हो वो लड़ सकता है चुनाव। तो किसी भी सांसद को देख लेते हैं, किसी भी विधायक को देख सकते हैं, ये तो उसका भारत का नागरिक होना पहली अनिवार्यता है। भारत का नागरिक होना ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी मेंशन है। और दूसरा एलेक्टोरल रोल, भारत का केवल सिटीजन होना ज़रूरी नहीं है, मतदाता सूची में उसका नाम होना भी ज़रूरी है, तभी वो नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। जैसे इसका ऑप्शन डी, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया है, कोई बंदा यदि 18 साल से कम का है तो वो भारत का नागरिक तो होगा, लेकिन मतदाता सूची में उसका नाम नहीं होगा। तो ये एक तर्क लगा सकते हैं, कोई बंदा 18 साल से कम का है, वो मतदाता सूची में नाम नहीं हो सकता है, बट भारत का नागरिक हो सकता है, तो वो एमपी भी नहीं बन सकता। तो ये लॉजिक लगा के हम आंसर सी कर सकते हैं। यदि कहीं भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा दिमाग लगा के बेसिक चीज़ें अपने आसपास के एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एनी रेसिडिंग नहीं, फॉरेन कंपनीज भी के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। एनी रेसिडेंट पीएम मोदी, या फिर 2 जगह नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, 2 जगह से एमपी बन सकते हैं, फिर हालांकि एक जगह से हमें सीट छोड़नी पड़ती है, तो उस वाले एग्जाम्पल से पता चल सकता है। तीसरा समझ में आ ही रहा है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। और चौथा में 18 साल से कम साल के बच्चे भी जो होते हैं वो भी भारत के नागरिक हैं, लेकिन इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं होता है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दिए हैं कि 25 साल से कम आयु नहीं होना चाहिए, और किसी भी एक संसदीय क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जो इस क्वेश्चन में देखो एक ट्रिक है जिसको हमने हाईलाइट कर रखा है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हर साल लगभग एक क्वेश्चन जो आता है ऐसा आता है जिसमें लिखा होता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो इसको स्टेटमेंट को गलत मान लो। ये 10 क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे जिसमें ये स्टेटमेंट होगा, उसमें से 9 से ज़्यादा स्टेटमेंट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे वो गलत होगा। बाकी दूसरा लॉजिक ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है एक सिर्फ और सिर्फ बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है कि देश कैसे रन होगा, ना कि बिल्कुल डिटेल्ड चीज़ें बताता है। डिटेल्ड चीज़ें बनाने के लिए उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है पार्लियामेंट को। ठीक है, पार्लियामेंट क्या करेगा, जो विधानसभाएं हैं राज्य की वो क्या करेंगी, वो जिम्मेदारी पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की उनको दी गई। तो एक ये लॉजिक से भी पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ें मेंशन नहीं, सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें ऊपर से मेंशन है, बेसिक फ्रेमवर्क है, ना कि डिटेल्ड फ्रेमवर्क है। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ डिटेल्ड में लिखी है, वहाँ पे लिखा है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा एक्सप्लेन किया गया, ऐसा डिफाइन किया गया, तो उसको हम गलत मान के चल सकते हैं। तो अभी इसका स्टेटमेंट 2 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द लोकसभा स्पीकर पोस्ट गोज टू मेजोरिटी एंड डिप्टी स्पीकर अपोजिशन। हाँ, ऐसा है कि मेजोरिटी जो होती है, मेजोरिटी से स्पीकर बनता है और जो अपोजिशन होता है उससे डिप्टी स्पीकर बनता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, ये एक प्रथा है। जो संवैधानिक प्रथाएं होती हैं, ट्रेडिशंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके तहत ऐसा होता है। जो रूल्स हैं पार्लियामेंट के, उसके तहत ऐसा होता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और दूसरा लिखा है, पहला स्टेटमेंट इसका ये है कि जो लोकसभा और स्टेट असेंबली में है उसमें 50% कम से कम सीटें मिलेंगी तो जीता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं किसी विधानसभा क्षेत्र में 2 या 3 लोग लड़ रहे हैं, तो जिस बंदे को बाकी की तुलना में ज़्यादा सीटें मिली होती हैं वो जीत जाता है। जैसे यदि अभी बीजेपी की बात कर लें, बीजेपी में 50% वोट तो नहीं है ना उनके पास में, लेकिन अभी वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। इसी तरीके से कोई एमपी या एमएलए भी बनता है तो उसको सबकी तुलना में बस 1 वोट ज़्यादा चाहिए होता है, ना कि 50% वन। इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब जिसके पास में सबसे ज़्यादा वोट वो जीत जाएगा। तो इस तरीके से इसका पहला गलत है और दूसरा भी गलत है। दूसरे की ट्रिक हमने एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे, और इसका एक्सप्लेनेशन इधर लिखा है। इसका सही आंसर डी होगा, नाइदर वन नॉर टू। और ये जो है इंडिया में सिस्टम है वो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है, और अनुम्मीदवार, इसका मतलब ही यही होता है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में कि अनुम्मीदवार की तुलना में ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50% से ज़्यादा हो, सिर्फ ज़्यादा हो। जैसे 3 लोग या 2 लोग खड़े हैं और टोटल 100 वोट पड़े, एक को 40 मिला है, दूसरे को 41 मिला है, तीसरे को जो भी बचे हुए वोट हैं, तो इसमें जो ये वाला होगा ये बंदा विनर होगा, बाकी दोनों लोग लूज़र होंगे। तो बस सिंपल सा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये एक्सप्लेन करता है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन में राइट टू वोट या फिर टू बी इलेक्टेड का बात किया गया है। तो इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट था जब ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसमें आर्टिकल 326 की बात की गई है, और आर्टिकल 326 है वो बात करता है इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। इसका मतलब ये है कि जो भी 18 साल से ऊपर होगा उनको बिना किसी भेदभाव के मताधिकार दिया जाएगा। और चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रोविज़न है, इस हिसाब से ये बोला जा सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति बसु बनाम देवी घोषाल का जो केस था उसमें बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है बल्कि एक लीगल राइट है। तो जब ये मतलब क्वेश्चन आया था उसके बाद में काफ़ी डिस्प्यूट चला था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मानेंगे कि वैधानिक मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इसको लीगल माना जाए, और जब आंसर की आई थी ऑफिशियल यूपीएससी की तो उसमें भी लीगल राइट ही माना गया था। तो ऐसी चीज़ों में थोड़ा डिस्प्यूट रहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये हमारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। तो इसका बस यही है कि ये जो चुने जाने का अधिकार है या फिर मत देने का अधिकार है, ये हमारा लीगल राइट है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लीगल राइट में कैसे हो सकता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत इसको लीगल राइट माना गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका ऑप्शन नंबर 2 देखो, बेसिक लॉजिक से क्वेश्चन कैसे सही हो सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि जो होम मिनिस्टर होगा वो डिसाइड करेगा इलेक्शन के शेड्यूल को। ठीक है, फॉर बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। अब देखो, जो होम मिनिस्टर होगा वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से होगा, और हो सकता है कि वो भी इलेक्शन लड़ने जा रहा हो अगला वाला।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, अभी हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, अभी यदि ये अगले लोकसभा चुनाव के टाइम पे ये शेड्यूल डिसाइड करेंगे तो वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो अपोजिशन वाली पार्टियां हैं जिनको विपक्षी दल बोला जाता है, तो उनके खिलाफ जो निष्पक्षता होनी चाहिए ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो हमारा आदर्श है, फ्री और फेयर का जो आदर्श है चुनाव में, वो नहीं फुलफिल होगा। तो इस लॉजिक से ये चलता है कि ये नहीं होना चाहिए। इसकी जगह पे कौन होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये एक संवैधानिक संस्था है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है, जिसके बारे में संविधान में वर्णित है आर्टिकल 324 में। इसको संविधान की तरफ से शक्तियाँ मिली हैं कि ये चुनाव के बारे में डिसीजन ले सकता है। और इसकी शक्तियों को कैसे मजबूत किया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 के प्रोविजंस के द्वारा इसको और मजबूत किया गया। तो इस तरीके से पता चलता है कि बेसिक लॉजिक लगा के कि होम मिनिस्टर तो नहीं होगा, मतलब कोई भी एग्जीक्यूटिव का मेंबर इलेक्शन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद ही चुनाव लड़ने वाला होगा और एक निष्पक्ष संस्था काम करेगी। तो इसका पहले में भी दूसरा है, पहले को हटा दो, इसमें भी दूसरा है, इसको भी हटा दो, इसमें भी दूसरा है, इसको भी हटा दो, सीधे आंसर डी आ गया। और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ा, बस ऑप्शन 2 देखा, हो गया काम। लेकिन कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ 5 मेंबर बॉडी नहीं, पहले 1 मेंबर बॉडी थी जब स्टार्टिंग में आई थी, अभी प्रेजेंट टाइम पे ये 3 मेंबर बॉडी है। और इसके बाद में क्या है, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व, हाँ, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके तहत ही इलेक्शन कमीशन जो होता है डिस्प्यूट सॉल्व करता है स्प्लिट मर्जर के इशू में। जैसे अभी 2022 के टाइम में इशू चल रहा है शिवसेना के अंदर कि किसको शिवसेना का पार्टी का नाम और किसको चिन्ह मिलेगा, तो उसके बारे में कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डिसाइड कर रहा है। तो रिसेंट एग्जांपल से भी हम ये सोच सकते हैं कि तीसरा सही होगा, दूसरा गलत होगा और पहला भी गलत होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन इधर लिखा है। कुछ पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हो सकता है इसमें ना लिखा हो, वो आप अलग से लिख सकते हैं। अभी जुडिशियल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू वो होता है कि केंद्र सरकार हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके द्वारा कोई भी लिया गया एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब जो भी कार्यपालिका द्वारा किया गया काम है या कोई आदेश है, या फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ है, यदि वो संविधान के खिलाफ है, उसकी जांच करने का जो काम होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वही होता है जुडिशियल रिव्यू। इसके अंतर्गत 3 चीज़ों के पे ध्यान दिया जाता है कि 3 चीज़ें सही होंगी तो जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको वैध माना जाएगा, लीगल माना जाएगा, सही माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ये 3 चीज़ें क्या क्या वो जांच करता है कि जो भी कानून बना है या फिर जो भी आदेश दिया गया है, क्या वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है कि नहीं करता है। यदि उल्लंघन करता होगा तो बंद कर दिया जाएगा। पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर मेंशन है। या फिर जिस संस्था के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो उसकी क्षमता से बाहर तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी है वो संघ सूची, मतलब यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे अपना काम कर रहा हो या फिर कानून बना रहा हो, या फिर हो सकता है कि जो संघ सरकार है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव है या पार्लियामेंट है वो किसी राज्य सूची पे अपना कानून बना रहा हो, तो ये चेक किया जाता है दूसरे में। ये उसने अपने क्षेत्र से बाहर जाके कानून बनाया है तो उसको भी अवैध घोषित किया जा सकता है। और एक है संवैधानिक प्रावधान, मतलब उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका अवहेलना तो नहीं कर रहा है, तो उसका अवहेलना कर रहा होगा तो भी उसको चुनौती दी जा सकती है और जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको बैन किया जा सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, संवैधानिकता की जांच करना ही जुडिशियल रिव्यू होता है। और संवैधानिकता की जांच 3 आधार पर होता है, फंडामेंटल राइट्स, उसकी कैपेसिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के आधार पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कभी कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या एक कदम नहीं उठाए जाएंगे। तो प्रेसिडेंट रूल के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ सकते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बेसिक कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था, यदि नहीं एग्जैक्टली प्रोविजन पता है तो। प्रेसिडेंट रूल के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 356 में। इंडिया में अभी तक 100 से ज़्यादा टाइम पे बाद जो है ना प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है। अभी यदि कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो उसका आधार ये होता है कि वहाँ की जो सरकार है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लिखे हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग यदि वो काम नहीं कर रही होगी तो केंद्र सरकार वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देती है। तो मतलब क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है
मतलब एग्जीक्यूटिव है वो सही से काम नहीं कर रही, वो संविधान के खिलाफ जा रही है, तो जो एक्शन होगा, डायरेक्ट एक्शन होगा, वो वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ सबसे पहले होगा। तो ये होता है, जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगता है उसके तुरंत बाद वहाँ की जो मिनिस्ट्री होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, वो ख़त्म कर दी जाती है, गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है। लेकिन वहाँ की जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, मतलब जो विधानसभा होती है, वो तुरंत नहीं ख़त्म होती, वो चलती रहती है। वो ख़त्म जब होगी जब संसद ने उस राष्ट्रपति शासन को अनुमति दे दी होगी कि जो आपने राष्ट्रपति शासन लगाया है वो सही है और बिना किसी भेदभाव के लगाया गया। हो सकता है कि केंद्र में दूसरी सरकार हो, राज्य में दूसरी सरकार हो, और दूसरी पार्टी की सरकार होने की वजह से भेदभाव पूर्वक कार्रवाई की जा सकती है। और इस भेदभाव पूर्वक कार्रवाई को रोकने के लिए ही सरकार को तो आदेश है कि सरकार तुरंत गिर जाएगी, लेकिन विधानसभा नहीं गिर पाएगी। इसके लिए पहले संसद जांच करेगी, पार्लियामेंट ने बोल दिया कि जो आप प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं वो सही है, तो उसके बाद वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो ख़त्म होती है और फिर वो वहाँ पे दोबारा इलेक्शन या फिर प्रेसिडेंट रूल के प्रोविजन जो होते हैं आगे चलते हैं। तो क्या क्लियर हुआ, जैसे प्रेसिडेंट रूल आएगा वैसे सबसे पहले सरकार ख़त्म होगी, ना कि विधानसभा। बस यही इस क्वेश्चन का कोर कॉन्सेप्ट है। तो अभी देख लेते हैं क्या चीज़ नहीं होगी। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ पहली चीज़ ये नहीं होगी, वहाँ की सरकार गिरेगी, असेंबली तुरंत नहीं गिरेगी, क्योंकि इसमें तुरंत पूछा गया। इसका पहला ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं खत्म होती, गवर्नमेंट खत्म होती। तो पहला इसमें है, मतलब सी को सी पहले एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा क्या, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नहीं, दूसरा को एलिमिनेट को, क्योंकि ये तो तुरंत खत्म हो जाती है। तो दूसरा यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, इसका आंसर बी आ गया। जैसे ही हमने दूसरा ऑप्शन पढ़ा, दूसरा ऑप्शन पढ़ते ही हमको सही आंसर मिल गया। तो इसी को मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी अगला क्वेश्चन नंबर 7 की बात करी जा रही है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, शोषण के खिलाफ अधिकार। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जो संविधान में प्रावधान लिखे हैं ना, एक्चुअली जो फंडामेंटल राइट, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी और प्रीएम्बल, मतलब प्रस्तावना, ये सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स, इसमें रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं वो हमें अच्छे से याद होने चाहिए एक एक चीज़, क्योंकि इसमें आपको सोचने का ज़्यादा नहीं स्कोप रहता है, जो लिखा है सिर्फ उतना है। जैसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है, यदि हम देखें तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोटेशन के बारे में बोल रही हैं, लेकिन हम फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस के हिसाब से जाएँ तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये दो की बात की जाती है। उसके अलावा जैसे आर्टिकल 70 अनटचेबिलिटी, ये अलग होता है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। और ये माइनॉरिटी वाले आर्टिकल्स ये भी अलग आते हैं, इसके अंदर नहीं आते। माइनॉरिटी वाले आर्टिकल शायद आर्टिकल 29 और 30 में आते हैं, इसमें नहीं आते। तो इसलिए हमें संविधान के प्रावधान को अच्छे से पता होना चाहिए। ये दोनों, ये जो है इक्वलिटी के अंदर आ जाता है और ये प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ के अंदर आ जाता है। तो इसका जो भी 2 और 3 होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ इसका आंसर सी होगा, क्योंकि आर्टिकल 23 ये है और आर्टिकल 24 ये है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ज़्यादा वाइड इंटरप्रिटेशन पर नहीं जाना है, ज़्यादा गहराई से नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ जितना संविधान में लिखा हुआ है, उसके आर्टिकल्स में जितना लिखा सिर्फ उतना याद रखना, उससे ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो ये क्वेश्चन पक्का गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, हाँ, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में देखना है। तो एक चीज़ याद रखनी है, जब भी पॉलिटी में ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं जिसमें या तो फेडरलिज्म के बारे में पूछा जाए कि फेडरलिज्म क्या होता है, या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, या फिर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या होती है, इस टाइप के जो कोर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें उनके जो कोर चीज़ है उसके बारे में देना होता है। जैसे फेडरलिज्म आएगा, फेडरलिज्म का यदि एक लाइन में बात की जाए तो कोर है उसका कि शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में। पार्लियामेंट की बात आएगी, पार्लियामेंट का मतलब होता है कि जो है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति, पार्लियामेंट, किसकी, जो एग्जीक्यूटिव होगा, मतलब सरकार की संसद के प्रति जवाबदेहिता सुनिश्चित करना, ये पार्लियामेंट का की फीचर है। और जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये कोर फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जैसे कि यूके में है, इंडिया में है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। पार्लियामेंट
सॉरी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जा रही है, तो मतलब वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात किया जा रहा है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात किया जा रहा है तो मतलब एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने की बात की जा रही है। तो इसमें से देखना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा आपको सिमिलर दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे जो इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात लिखी है, यही तो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अकाउंटेबिलिटी। ये कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कैबिनेट जो है अपना रिजाइन दे देती है, तो बाकी जो मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट में तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनिस्टर होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन ओवरऑल मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो तो बहुत बड़ी होती है। लेकिन यदि कैबिनेट ने रिजाइन दे दिया तो माना जाता है कि सभी ने रिजाइन दे दिया, पूरी गवर्नमेंट गिर जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 कन्फ्यूज़न है। और एक चीज़ और मैंने यूपीएससी में नोटिस किया है, जब भी ऐसे दो ऑप्शन से रिलेटेड कन्फ्यूज़न होता है, खास करके पॉलिटी में, तो उसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन होता है समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों में से किसको चूज़ करें, तो जो दूसरा वाला ऑप्शन होता है उस पर चले जाना। आपको 10 में से 6 बार ये चीज़ आपको सही मिल जाएगी। अब ये थोड़ा सा इलॉजिकल से लगेगा, लेकिन हाँ ये ट्रेंड मैंने देखा है। पहला वाला ऑप्शन बहुत सिमिलर से सेट किया जाता है, बट उसमें थोड़ा सा ट्रैप रखा जाता है, गलत रखने के चांसेस होते हैं। तो उसके बाद वाला ऑप्शन ज़्यादा सही होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये टेंडेंसी होती है ना, वो सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ते हैं, बस ऊपर उनको जो सही मिल जाता है वो पढ़ते हैं, उसके आगे बढ़ जाते हैं। इसके लिए जो सही आंसर होता है मोस्टली बाद में रखते हैं वो लोग, खास करके पॉलिटी के क्वेश्चन में। तो जब भी आपको 2 ऑप्शन में इशू हो तो आप अगला वाला ऑप्शन पे ही जाएँ। यही इस क्वेश्चन का एक ट्रिक आप मान सकते हो। मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो मुझे कहीं कन्फ्यूज़न होता है तो मैं अगले वाले पे जाता हूँ, मोस्टली सही भी हो जाता है। और ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि क्या कैसे है। अभी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द, हाँ, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का जो मेन चीज़ है वो जो पावर्स हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होंगी, और इस पावर का जो डिवीज़न है वो सही तरीके से बना रहे। तो इसके लिए क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से मेंशन होगा। एक जुडिशरी होगी जो इंडिपेंडेंट होगी, जिसके ऊपर ना सेंटर का जोर होगा ना स्टेट का जोर होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी शक्तियों को लेगी, ताकि ये इन दोनों के बीच में जो है ना, सेंटर और स्टेट के बीच में न्याय कर सके, जस्टिस कर सके, कोई किसी को अपने अंदर ना दबा पाए। इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी और कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो रिटर्न होगा। तो अभी देख लेते हैं, विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये तो फीचर है, तो पहला तो सही है। दूसरा, पावर हैज़ बिन क्लियरली डिवाइडेड, यह भी फेडरलिज्म का फीचर है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है द फेडरलिज्म यूनिट हैव बिन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, हाँ ये भी सही है, क्योंकि जो राज्यसभा में हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वो अलग अलग टाइप का दिया गया है, कि किसी राज्य को बहुत ज़्यादा सीटें, जैसे यूपी को काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, वहीं पे तुम गोवा का एग्जांपल लें तो बहुत कम सीटें हैं। ये कंपैरिजन करके देख सकते हैं। यूके में, यूके का जो अपर हाउस है वहाँ पे हर स्टेट को 2 सीटें दी गई हैं, वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। सॉरी यूके नहीं, यूएसए है, यूके में तो फेडरलिज्म ही नहीं है। जो यूएसए है, यूएसए का अपर हाउस में हर स्टेट को 2 सीटें दी गई हैं, वहाँ पे इक्वल सिस्टम है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जिस जगह की पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, इसके लिए सीटें अलग अलग है, तो इसलिए ये तीसरा भी सही है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इंडिया में। चौथा, इट इज रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, नहीं, ये आर्टिकल 1 याद रखना है अपने को। आर्टिकल 1 में बोला गया इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरल ऑफ स्टेट है, ये लिखा हुआ आर्टिकल 1 इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब 2 है। पहला ये है कि जो राज्य हैं वो किसी समझौता या एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, जिसके बारे में लिखा हुआ है, तो इसलिए गलत होगा। किसी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है हमारा यूनियन, और ना ही किसी भी राज्य को अलग होने की आज़ादी है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, फंडामेंटल ड्यूटीज़। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़, देखो कुछ चीज़ें पॉलिटी में हैं जो हर साल पूछी जाएंगी। एक क्वेश्चन प्रीएम्बल पे आना ही आना है, एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स पे आना ही आना है, एक टीपीएसपी या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन पे क्वेश्चन आना ही आना है। आप ये मान के चलो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पॉलिटी में आएंगे, और बस इजी से हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ लिए काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्या है।
देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो डीपीएसपी के तरीके हैं। मतलब जैसे डीपीएसपी नॉन जस्टिफिएबल है, मतलब यदि किसी ने डीपीएसपी का उल्लंघन किया तो आप कोर्ट जाके उसके खिलाफ शिकायत करके उसको लागू नहीं करा सकते। इसी तरीके से यदि आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन नहीं किया तो आपके खिलाफ सज़ा का प्रावधान नहीं है, आपको खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है। तो ये दोनों में समानता है, हमें यही की डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी में। फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के मामले में आप कोर्ट नहीं जा सकते। और इसको लागू करने के लिए मतलब अलग से कानून बनाए जाते हैं। जैसे नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग का किसी ने उल्लंघन किया तो उसके लिए एक अलग कानून है, इसलिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक अलग कानून है, डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रेटर्निटी या बंधुत्व को बढ़ाने के लिए भी एक अलग कानून है। ये एज सच फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में ही लागू हो जाएंगे या फिर इनको कोई कानूनी शक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं। इसके लिए अलग से एक कानून बनाना पड़ता है, उसके द्वारा ये लागू होते हैं। तो इसलिए तो पहला स्टेटमेंट है आर लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स द, नहीं, कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं, अलग अलग से कानून बनाने पड़ते हैं हर चीज़ के लिए और उसके द्वारा लागू होता है, तो इसलिए पहला गलत है। और दे आर कोरिलेटिव टू द लीगल ड्यूटीज, नहीं, कोई बाध्यकारी नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है डी सही होगा। तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए, अगले 10 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।